बांधों और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में पिछले 2 वीडियो में आपने मेरे साथ समझ विकसित की। उनके विषय में समग्र जानकारी हासिल की। कुछ तथ्य छूट गए हैं। बांधों के विषय में बांधों का नाम, नदी और कौन से राज्य में स्थित है। बहुत सारे बांध इंडिया में बनाए गए हैं। इंडिया में नदियों की कमी नहीं है, नदियाँ नहीं हैं, नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो बांध भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो पिछले 2 वीडियो को मिलाकर इस तीसरे वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो बांध या बहुउद्देशीय परियोजना से जो भी सवाल आते हैं 100 में से 100 सवाल आपके फंसेंगे, बशर्ते अगर वो भारत से पूछे गए हैं। तो भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप, चाहे सिक्किम हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश, इन सभी की परियोजनाओं को मैंने यहाँ पे रेखांकित किया है। लेकिन इसको अगर आज आप मेरे साथ देख रहे हैं और इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि पहले के 2 वीडियो जरूर देख लीजिए। बांध और बहुउद्देशीय परियोजना को समझे बिना तथ्य याद करना नहीं उचित है और नहीं सरल, कठिन हो जाएगा फिर बहुत। इसे सरल बनाना है तो इसके पहले के 2 वीडियो आप जरूर देख लीजिए। इसे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इधर बीच आप लोगों ने मेरे वीडियोस को शेयर करना कम किया है, मैंने ऐसा पाया है। कृपया करके आप लोग मेरे वीडियोस के लिंक डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं और लिंक भी शेयर कर सकते हैं। आप मेरे जो चैनल है, चैनल का पेज वो भी शेयर कर सकते हैं, चैनल का लिंक और वीडियो के लिंक शेयर कर सकते हैं। तो कृपया करके 2-4 दिनों में भी कभी आपके पास टाइम मिले, जैसे मैं निकाल लेता हूँ, तो टाइम मिले तो इसे शेयर कर दिया करिए, ठीक है। आइए भारत की सभी परियोजनाओं को एक नज़र में देख लेते हैं। दावा है कि तीसरे वीडियो को देखने के बाद एक भी सवाल बांध परियोजना से नहीं छूटेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की परियोजना के साथ। लाल रंग से राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, लाल रंग से राज्यों के नाम लिखे हैं। काले रंग से परियोजना या बांध का नाम लिखा हुआ है और नीले रंग से किस नदी पर स्थित है वो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि भाखड़ा और नागदा झाकरी सतलज नदी पर है। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो आप तो ऐसे भी देख के इसे लिख सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें भी कुछ तथ्य छुपे हुए हैं, उनको बोलते हुए आइए इसे मैं पूरा कर देता हूं। भारत की परियोजनाएं समग्र रूप में। जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं, पहला बगलिहार दुलहस्ती सलाल चिनाब नदी पर। आप लिस्टिंग कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिए जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं, फिर इधर लिखिए परियोजना के नाम और इधर लिखिए नदी का नाम, है ना। इसी तरह पंजाब की परियोजनाएं, इधर परियोजना का नाम और दाएं साइड में नदी का नाम, इस तरह से लिखते चलिए। तो जम्मू कश्मीर की परियोजना में है बगलिहार दुलहस्ती सलाल चिनाब नदी पर, ठीक है। उसके बाद किशन गंगा तुलबुल उड़ी, ये तीनों परियोजनाएं हैं। किशन गंगा तुलबुल परियोजना उड़ी झेलम नदी पर। निम्बो बाजगो परियोजना सुरू नदी पर, निम्बो बाजगो परियोजना सुरू नदी पर, ओके। उसके बाद हम इसके बारे में एक तथ्य ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित की जा रही सभी परियोजनाओं, चाहे वो चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही हो चाहे झेलम नदी पर, तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित की जा रही है, निर्माणाधीन या निर्मित की जा चुकी सभी परियोजनाओं का विरोध करता है। पाकिस्तान के अनुसार जम्मू कश्मीर की ये सभी परियोजनाएं 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियों को शामिल किया गया था। तय ये हुआ था कि पश्चिम की 3 नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। पश्चिम की 3 नदियां कौन है? सिंधु, चेनाब, झेलम। पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम। इन तीनों नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। और जो पूर्वी 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, इन तीनों नदियों के 80% जल का उपयोग भारत करेगा। ये तय हुआ था 1960 के सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। तो ये तीनों परियोजनाएं निर्मित हैं चिनाब, ये सभी परियोजनाएं चिनाब और झेलम पर निर्मित हैं। और तय क्या है समझौते में कि चिनाब और झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। अगर भारत इन नदियों पर बांध बना लेगा तो किस उद्देश्य से बना रहा है? पानी को रोकने के लिए। भारत पानी को रोक रहा है। पाकिस्तान डरता है इससे 2 कारणों से। एक, अगर भारत बांधों की ऊंचाई बढ़ाकर
अगर भारत बांधों की ऊंचाई बढ़ाकर नदियों का संपूर्ण पानी रोक लिया और उसका मुख मोड़ दिया भारत की तरफ, नदियों का मुख मोड़ा जा सकता है कैसे? बांध बनाकर। भारत ने अगर नदियों का मुख भारत की तरफ मोड़ दिया घाटी का विकास करके, तो पाकिस्तान तो वैसे भी बाढ़ और सूखे से परेशान रहता है, तो पाकिस्तान में सर्वत्र सूखा हो जाएगा अगर भारत ने इन बांधों की ऊंचाई बढ़ाकर नदी का रुख हिमाचल प्रदेश की तरफ मोड़ दिया, तो पाकिस्तान बिल्कुल सूखा हो जाएगा। एक दूसरा डर भी है पाकिस्तान को। दूसरा क्या है? युद्ध काल में भारत इन बांधों का उपयोग कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। कैसे? कल्पना करिए, युद्ध काल में भारत दबाव बनाने के लिए इन सभी बांधों का गेट अचानक से पूरी तरह से खोल दे। बांधों में अथाह जल राशि होती है, जो कि बहुत लंबे समय काल में बांधों द्वारा नदियों का पानी रोककर वो अथाह जल राशि निर्मित की गई है। भारत अगर इन सभी बांधों का गेट अचानक से खोल दे, तो ये नदियां कहां जाती हैं? पाकिस्तान में। अचानक से पाकिस्तान पूरा डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। तो पाकिस्तान इन दो कारणों से डरता है, इसलिए विरोध करता है। आइए अब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश है, उसकी परियोजनाओं को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और नाथपा झाकरी, थोड़ा टेढ़ा नाम है, नाथपा झाकरी, ये दोनों परियोजनाएं सतलुज नदी पे है। भाखड़ा, नाथपा झाकरी, सतलुज। भाखड़ा नंगल परियोजना है, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पे है, लेकिन भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में आता है और नंगल पंजाब में आता है। नंगल परियोजना पंजाब में चला है, सतलुज नदी पे। भाई सतलुज नदी तिब्बत से आती है, हिमाचल प्रदेश में जाती है, फिर कहां जाती है? पंजाब में। तो भाखड़ा हिमाचल में है और नंगल पंजाब में, इसलिए मैंने नंगल को देखिए यहाँ पर लिखा है। पिछले वीडियो में मैंने तथ्यों को मिसअंडरस्टैंड किया और थोड़ा सा गलत बोल दिया कि भाखड़ा पंजाब में। भाखड़ा पंजाब में नहीं है, नांगल पंजाब में है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में ही है। ओके, आपने आपत्ति भी की, मुझे अच्छा लगा, कमेंट करते रहिए। कई चीजें तो आप खुद मेरी क्लियर कर देते हैं, बोलते हैं, तो इससे मेरा भी तो फायदा है ना। तो मेरी गलतियों को तुरंत बताया करिए। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, नाथपा झाकरी सतलुज पर, पोंग व्यास नदी पर, चमेरा रावी नदी पर, है ना, और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर। जिस परियोजना के आगे मैंने नदी का उल्लेख नहीं किया है, आप समझ जाइए कि नदी का नाम भी परियोजना के नाम पर ही है, अर्थात नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम रख दिया गया है। जैसे पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर, है ना। तो इसकी लिस्ट बना लीजिए। अब आइए उत्तराखंड की परियोजना की लिस्ट बनाइए। हेडिंग डालेंगे आप उत्तराखंड की परियोजना है। इस तरह से याद करने में आसानी रहेगी, बिखेर कर लिखेंगे, मिक्स करके याद करने में दिक्कत हो जाएगी। उत्तराखंड की परियोजना है, अब यहाँ एक साथ लिख लीजिए। टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलांगना के संगम पर। टनकपुर परियोजना शारदा या काली नदी, एक ही नदी का नाम है, शारदा या काली नदी। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर बनाई गई है। उसके बाद अब आइए हम पंजाब की, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब की परियोजना देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर हो ही गया है। पंजाब में नांगल परियोजना सतलज के तट पर, नांगल बांध है, परियोजना मतलब बांध होता है, सिंपल सी बात है। नांगल बांध सतलज नदी के तट पर, हरिके बांध अर्थात हरिके बैराज बांध सतलज और व्यास के संगम पर, जहां सतलज और व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती, भारत में ही सतलज से मिल जाती है, तो हरिके इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से ही हरिके बांध बनाकर इन दोनों नदियों का पानी इकट्ठा किया गया है और वहां से एक नहर निकालकर राजस्थान में भेज दी गई है, जिससे राजस्थान के 4 प्रमुख जिलों की सिंचाई होती है। पिछले वीडियो में बताया है। थीन बांध रावी नदी के तट पर, ये तीनों बांध पंजाब में है। इसके बाद राजस्थान की बात देख लीजिए। राजस्थान की परियोजना है, 2 परियोजना है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। चंबल नदी मालवा पठार से निकलकर मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश की परियोजना अलग से बताऊंगा, समेकित रूप से बता दो चंबल नदी को कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना है, बांध बनाकर पानी रोककर कृत्रिम झील बना दिया गया है, गांधी सागर परियोजना। और राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये 2 परियोजनाएं चंबल नदी पर राजस्थान में है। तो आप लिख लीजिएगा, राजस्थान की परियोजनाएं जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर डैश चंबल नदी, है ना। अब आइए उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं देखते हैं। उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना झांसी में बेतवा नदी के तट पर। दूसरी लक्ष्मीबाई परियोजना झांसी में बेतवा नदी के तट पर। रिहंद परियोजना, मैंने गलती से लास्ट वीडियो में मिर्जापुर बोल दिया था, रिहंद परियोजना, इसके लिए आपका शुक्रिया आपने टोका। और रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले में है।
रिहंद परियोजना, रिहंद बांध को हम ओबरा परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में है। सोनभद्र में ओबरा बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ताप विद्युत की इकाई भी वहां स्थापित की गई है। तो वहां पे रिहंद बांध में बनाकर जल विद्युत भी स्थापित किया जाता है। यानी ओबरा में ताप विद्युत भी पैदा होता है और जल विद्युत भी पैदा होता है उत्तर प्रदेश के ओबरा में। ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में। तो रिहंद बांध सोनभद्र के ओबरा में, इसलिए इसे ओबरा परियोजना भी कहते हैं। रिहंद बांध किस नदी के तट पर है? स्वाभाविक सी बात है, रिहंद नदी के तट पर है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। सोन अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा नदी से मिलता है सोन, तो उसी की सहायक नदी है रिहंद। रिहंद पर बांध बना दिया गया है। अगला परियोजना आप देखते हैं, नेपाल में एक परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। ठीक है, नेपाल में पंचेश्वर परियोजना भारत के सहयोग से तैयार की गई है। नेपाल की पंचेश्वर परियोजना भारत के सहयोग से तैयार की गई है। अगला सिक्किम, सिक्किम में रानगीत परियोजना है तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी पर सिक्किम में रानगीत परियोजना है। नेक्स्ट भूटान भी देख लेते हैं। भूटान में 3 परियोजनाएं भारत के सहयोग से निर्मित की गई हैं, यानी 3 बांध भूटान के ऐसे हैं जो भारत के सहयोग से निर्मित की गई। यहाँ जगह नहीं था, मैं लिख नहीं पाया, आप लिख लीजिए। भूटान की परियोजनाएं चुक्खा, ताला, संकोश। चुक्खा, ताला, चुक्खा में आधा क आएगा बीच में, चुक्खा, ताला और संकोश परियोजनाएं। ठीक, ये नदी का नाम है, 1 मिनट, नदी का नाम है वांगचू नदी। या आपको नदी लिख दूं दिखाने के लिए। वांगचू नदी कहाँ बहती है? सिक्किम में बहती है, सॉरी भूटान में बहती है। तो भूटान में 3 परियोजनाएं चुक्खा, ताला और संकोश किस नदी पर है? वांगचू नदी पर है। किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है? भारत ने अपना आर्थिक और भौतिक सहयोग दिया है, तकनीकी, भूटान को। अब आगे देखते हैं, बिहार में 2 परियोजनाएं नदियों के नाम पर, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। ठीक है, गंडक और कोसी परियोजनाएं कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट असम की परियोजनाएं देख लेते हैं। असम में ही मैंने इसे लिख दिया है, उमियाम परियोजना। क्या नाम है? उमियाम, असम में है। नेक्स्ट अब आइए हम गुजरात की परियोजनाओं को देखते हैं। गुजरात में यहां से खींचा है। गुजरात में उकाई, काकरापार दोनों परियोजनाएं तापी नदी पर हैं। उकाई और काकरापार तापी नदी पर। साबरमती परियोजना साबरमती पर। माही परियोजना माही नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर अभी निर्माणाधीन है। गुजरात में ही है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, गुजरात तट पर किसके पास बहती है? किस शहर के पास? सूरत के पास, नहीं सॉरी, भड़ौस के पास। भड़ौस के पास खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है ना, तो भड़ौस से थोड़ा पहले ही सरदार सरोवर परियोजना द्वारा नदी का पानी रोक दिया गया है, पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो नर्मदा पर अभी निर्माणाधीन है। ये बहुत ही बड़ी परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। इससे 4 राज्य लाभान्वित होंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। भारत के बहुत इतना बड़ा क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र में ये पानी भेजेगा सरदार सरोवर परियोजना नहरें निकालकर। बहुत बड़ी परियोजना अभी निर्माणाधीन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। सरदार सरोवर बांध की परियोजना की संकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तुत की थी। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था। शिलान्यास मतलब शुरुआत, पहला पत्थर रखना। किसी भवन, बिल्डिंग या परियोजना का पहला पत्थर रखना क्या कहलाता है? शिलान्यास। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था। शिलान्यास और उद्घाटन में अंतर होता है। शिलान्यास जब काम शुरू होता है तब किया जाता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो उसका उद्घाटन किया जाता है ना। मध्य प्रदेश की परियोजना है तवा परियोजना। हेडिंग डालिए, मध्य प्रदेश की परियोजना है तवा परियोजना, तवा नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। अमरकंटक से निकलकर सोन चली जाती है बिहार में, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर। मैंने बताया ना, चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है, राजस्थान जाती है, फिर यमुना से मिल जाती है। तो चंबल पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना निर्मित की गई है, और राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो गांधी सागर चंबल नदी पर, ओमकारेश्वर और इंदिरा परियोजना नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर परियोजना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, और गुजरात में कौन सा महत्वपूर्ण है नर्मदा नदी पर? सरदार सरोवर। तो ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है।
इसके बाद अब हम देखते हैं महाराष्ट्र की परियोजनाएं। महाराष्ट्र में ढेर सारे जल विद्युत के साधन हैं, बहुत सारे बांध बने हैं। हम बहुत छोटे बातों को नहीं लिखवा रहे हैं, वही लिखवा रहे हैं जहां से सवाल पूछे गए हैं बार बार और आगे पूछे जाने की संभावना है, जो विवादित हैं, हाल में चर्चा में रहे हैं किसी न किसी कारण से। बातों से सवाल अक्सर वहीं से आते हैं जहां भी विवादित होता है या चर्चा में रहा है। तो महाराष्ट्र की परियोजनाएं, पहला कोयना परियोजना, कोयना नदी की पर। पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर। भीमा परियोजना, भीमा नदी पर। जायकवाड़ी महत्वपूर्ण है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। छोम बांध परियोजना, छोम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर। ओके, मेरी आवाज थोड़ी गूंजती है, आप लोग शिकायत करते रहते हैं। मैं एक माइक्रोफोन ढूंढ रहा हूं, लेकिन इलाहाबाद में पूरा छान मारा, कहीं माइक्रोफोन मुझे मिला ही नहीं। आप लोगों को कहीं पता है कि माइक्रोफोन जो मैं अपने कैमकॉर्डर यानी वीडियो कैमरा से मैं अटैच कर दूं, और होता है ना माइक्रोफोन कान के पास से लेके माउथ के पास ऐसे आता है एक वायर, और उसका एक डिवाइस बेल्ट के पास होता है। तो उससे बोलने पे क्या होता है कि वो डायरेक्ट आवाज माउथ के पास से कैमरे में चली जाती है। कमरे में जो आवाज गूंज रही है वो कैमरे में नहीं जाएगी उससे। तो माइक्रोफोन बहुत ही उपयोगी है मेरे लिए, लेकिन मैंने पूरा इलाहाबाद छान मारा, कहीं नहीं मिला। काफी मैं परेशान भी हुआ। अब सोच रहा हूँ कि कहीं लखनऊ वगैरह से मंगाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, 8-10 दिन और झेल लीजिए मुझे मतलब इस आवाज गूंजती आवाज को झेल लीजिए। अभी मुझे समय ही नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा कि मैं माइक्रोफोन वगैरह खरीद सकूं, जल्दी खरीदूंगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र की परियोजना आपने देखा। अब आई कर्नाटका की परियोजना देखते हैं। यहाँ कर्नाटका मैंने गोल बिंदु बनाया है ना, यहाँ पे लिखा है कर्नाटका में है जोग या महात्मा गांधी परियोजना, शरावती नदी पर। लिंगन मक्की या लिंगान मक्की परियोजना शरावती नदी पर। जोग महात्मा गांधी और लिंगान मक्की दोनों शरावती नदी पर। लिंगान मक्की अक्सर पूछा गया है और जोग भी अक्सर पूछा गया है। शिव समुद्रम घिसा पीटा हो गया, बहुत पुराना है लेकिन सवाल पूछता है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, ठीक है, 1902 में निर्मित हुई थी। घाट प्रभा, माल प्रभा, भद्रा, कालिंदी, ये 4 परियोजनाएं हैं, ये भी कर्नाटक में ही है। घाट प्रभा, माल प्रभा, भद्रा, कालिंदी, ये सभी परियोजनाएं समान नाम की नदियों पर निर्मित हैं। ये सभी नदियों के भी नाम है, घाट प्रभा, माल प्रभा, भद्रा, कालिंदी। कर्नाटक में नदियां, इन नदियों पर परियोजनाएं बना दी गई हैं। कर्नाटक। आंध्र प्रदेश की परियोजना देखते हैं। आंध्र प्रदेश की परियोजना में नागार्जुन सागर परियोजना, पता ही है, कृष्णा नदी पर। श्री शैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, ये तीनों कृष्णा नदी पर। पोचमपात गोदावरी नदी पर। निजाम सागर, निजाम सागर एक नहर है, उस पर बनाया गया है पानी रोककर। निजाम सागर परियोजना निजाम सागर जलाशय पर। तमिलनाडु की परियोजना देखते हैं। पराम्बिकुलम अलियार, पराम्बिकुलम अलियार पराम्बिकुलम नदी पर। मैटूर बांध परियोजना, तमिलनाडु की परियोजना देख रहे हैं आप। दूसरा है मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर। पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर। पापनाशम, पापनाशम है ना परियोजना, पापनाशम नदी पर। भाई नदी क्या करती है, लोगों की पाप धोती है ना, तो पापनाशम परियोजना। तमिलनाडु बहुत ही धार्मिक राज्य है और तमिलनाडु में जितने भी आप शहर देखेंगे, चाहे मदुरै हो, चेन्नई हो, तिरुवनंतपुरम हो, है ना, ये सभी धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण शहर है। और धर्म और संस्कृति भले ही उत्तर भारत में लोप होता जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत के राज्यों में भारत की धर्म और संस्कृति अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है। यही रीजन है कि आप देखते हैं कि वहां विवाह शादियों में जेवर, फीमेल्स बहुत ज्यादा जेवर पहन लेती हैं, पूरी तरह से ढक लेती हैं अपने आप को जेवर से। और भी अवसरों पे आप देखेंगे वो परंपरागत परिधान अधिक पहनते हैं दक्षिण भारत के लोग, जीन्स में कम विश्वास करते हैं। जबकि हम उत्तर भारत के लोग क्या है, थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेते हैं और तमाम पश्चिमी परिधान पहनना स्टार्ट। दक्षिण भारत में क्या है, आपसे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है। दक्षिण भारत में आपसे हमसे ज्यादा अंग्रेजी आती है, लेकिन अंग्रेज नहीं बनते हैं, भारतीय ही है ये। तो तमिलनाडु में नदियों, जो कि धार्मिक राज्य है, नदियों का बड़ा ही महत्व है। भले ही गंगा एक बहुत बड़ी नदी है और धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व है उत्तर भारत में, लेकिन कावेरी नदी छोटी नदी है और गंगा से भी ज्यादा उसका महत्व है। ये अलग बात है कि छोटी है और वहां के लोग कावेरी नदी का कहीं ज्यादा सम्मान करते हैं। गंगा में क्या है, तमाम गंदगी लोग बहाने से संकोच नहीं करते हैं। कावेरी नदी जो तमिलनाडु में बहती है, लोग उसमें गंदगी जल्दी नहीं बहाना चाहते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। क्यों? केवल पूजते ही नहीं है, स्वच्छ भी रखते हैं। असली पूजा क्या है, स्वच्छता है। जहाँ स्वच्छता नहीं हो पूजा हो ही नहीं सकती है।
मानसिकता ही खराब हो चली उत्तर भारत में। ठीक है, तो पायकारा परियोजना जो है, पायकारा नदी पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या है, ऊंटी है, घूमने जाते हैं लोग। ऊंटी के पास एक गांव है पायकारा, जानना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजों के विषय में ज्यादा जानना चाहिए। सवाल आ गया, हल कर दीजिए। खासकर आईएएस में ऐसे सवाल तो अक्सर उठाते हैं, सूक्ष्म चीजें पूछ लेते हैं आपसे भूगोल में। पायकारा क्या है, ऊंटी के पास एक गांव है। पायकारा गांव में एक नदी बहती है पायकारा, मनोरम स्थल है। आप कभी ऊंटी घूमने जाइएगा तो पायकारा जाइएगा जरूर, खूबसूरत स्थल है। तो वहां पर एक पायकारा नामक बांध बना दिया गया। गांव का भी नाम है, नदी का नाम है, परियोजना का भी नाम है पायकारा। पापनाशम नदी है, पाप धोती है, पापनाशम नदी पर, है ना। उसके बाद केरला की परियोजना हम देख लेते हैं। पेरियार, केरला में एक जिला है इडुक्की, ठीक है, उसी के नाम पर परियोजना का नाम रख लिया गया है, इडुक्की परियोजना। किस नदी पर, पेरियार नदी पर। ओके, पेरियार परियोजना या इडुक्की परियोजना। दूसरा है शबरीगिरी परियोजना, पंबा नदी पर, दोनों केरला में है। उड़ीसा की दो परियोजना है, मैंने अलग से नहीं लिखा, उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही दिखा दिया है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर, मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर। उड़ीसा की दोनों परियोजनाओं के नाम में कुंड लगा हुआ है, मतलब जलाशय। हीराकुंड परियोजना और मचकुंड परियोजना, उड़ीसा में दो परियोजना है। मचकुंड परियोजना कहीं कहीं आंध्र प्रदेश में लिखा रहता है। हुआ क्या है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में, ठीक है, मचकुंड। तो उड़ीसा का कोरापुट जिला बिल्कुल आंध्र प्रदेश से टच करता है, एकदम सीमा पर है, इसलिए कभी कभी ये आंध्र प्रदेश का भी कह दिया जाता है मचकुंड। तमिल बता दिया, आंध्रा बता दिया, कर्नाटका बता दिया। हाँ, झारखंड की कुछ परियोजना है। झारखंड में ऐसे हेडिंग डालिए, झारखंड की परियोजना है। पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना के आगे लिखिए, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। उसी के नीचे लिखिए, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 बांध बनाए गए हैं जो उल्लेखनीय है, तिलैया, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल। इनमें से मैथान तिलैया बांध झारखंड में है, पंचेत हिल बांध पश्चिम बंगाल में है। पूछता है कि दामोदर घाटी की निम्नलिखित बांधों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में है या कौन सा झारखंड में नहीं है, तो पंचेत हिल पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में दामोदर घाटी के अलावा भी एक अन्य परियोजना है, कोयलकारो। किस नदी पर, कोयलकारो नदी पर, झारखंड में। पश्चिम बंगाल की परियोजना देख लेते हैं। देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल से मैंने उठाया लाइन को, और पूर्वोत्तर भारत से तो यहाँ पर लिख दिया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 प्रमुख परियोजना है। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर, फरक्का बांध है, फरक्का बांध हुगली नदी पर। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, है ना, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध भी कहते हैं। मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, कनाडा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। हाँ, मैं पढ़ाते समय ये भूल गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है, ऊंचाई 261 मीटर, 261 मीटर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी। लेकिन अगर पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भाखड़ा बांध 255 मीटर, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा, और सबसे ऊंचा बांध टिहरी। भाखड़ा 255, टिहरी 261, ठीक है। ये हो गया भारत की परियोजनाओं का आज अंत। लेकिन अभी पानी खत्म नहीं हुआ है, पानी अभी आगे चलेगा। परियोजनाएं खत्म हुई, पानी चलेगा, जल। इसके बाद में भारत में जल संसाधन थोड़ा सा बताऊंगा, समझ विकसित करूंगा कि क्या मजबूरियां रही हैं कि उत्तर भारत में ट्यूबवेल खूब खोदे गए हैं, नलकूप यानी कुएं खोदकर उनमें से नलकूप निकाल जाता है ना, पंप सेट बोलते हैं, टक 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 चलता रहता है, लोग नहाते रहते हैं, खेतों में भी पानी पहुंचता रहता है, लोग पीते भी रहते हैं, है ना, हर काम, कपड़े भी धोते रहते हैं, बड़ा ही उपयोगी उत्तर भारत में। तो ये जो ट्यूबवेल या पंप सेट है, उत्तर भारत की ही विशेषता है, दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। क्यों? दक्षिण भारत में पथरीली भूमि है, कुएं खोदे ही नहीं जा सकते। तो भौतिक मजबूरियों के चलते ही उत्तर भारत में ट्यूबवेल पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में तालाब पाए जाते हैं। तालाब दक्षिण भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। तालाबों द्वारा सिंचाई दक्षिण भारत में की परंपरा रही प्राचीन काल से, क्योंकि यहाँ कुएं नहीं खोदे जा सकते। दूसरे, भूमि पथरीली है तो नहरें भी खोद कर नहीं निकाली जा सकती। आप तो कहेंगे कि भूमि पथरीली तो तालाब कैसे खोद दिए गए? तालाब खोदे नहीं गए हैं, प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया तालाब बनाए हैं। आप जाएंगे उन तालाबों के पास तो देख के मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से दक्षिण भारत
में तालाब विकसित कर दिए, इसलिए यहाँ पे तालाब द्वारा सिंचाई होती है। यहाँ की मिट्टी नरम मुलायम है, खोद देते हैं तो पानी अपने आप निकलने लगता है, इसलिए यहाँ नलकूप है ना। मिट्टी मुलायम है तो नहर भी खूब निकाले गए हैं नदियों से, क्योंकि मिट्टी मुलायम है। तो अगला चैप्टर भारत में जल संसाधन और उसके बाद भारत में सिंचाई पढ़ेंगे आप। साथ ही इस समग्र जल संसाधन, सिंचाई और परियोजना से छूटे हुए जो तथ्य हैं मैं कहाँ डालूंगा, टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, उसके उत्तर जरूर दीजिए। उसमें वो बातें शामिल होती हैं जो किसी शीर्षक के अंतर्गत मैं नहीं रख पाता हूं, लेकिन उसमें जरूर शामिल करूंगा ताकि आपको समग्र रूप से तथ्य दे सकूं। ठीक है, और आप उससे बहुत सारी बातें पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, उस सबका जवाब है मेरे पास। जल्दी समय पाऊंगा तो हर चीज का जवाब दूंगा, न केवल बल्कि दो सामान्य अध्ययन के 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ूंगा। इतिहास भूगोल पहले खत्म करूंगा, फिर पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स भी खत्म करूंगा। बहुत समय नहीं लगेगा, दिसंबर तक सब कुछ हो जाएगा। और एक वैकल्पिक विषय, बार बार मैंने कमेंट पढ़ा है कि लोग कहते हैं कि इससे जीएस पढ़ने से क्या फायदा, एक वैकल्पिक विषय भी स्टार्ट करिए। तो मेरा प्री विषय भूगोल वैकल्पिक विषय है, उससे मैं जून लास्ट या जुलाई से भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में स्टार्ट कर दूंगा। तब वास्तव में आपको भूगोल की बढ़िया नॉलेज होगी, है ना, तब आप भूगोल के प्रोफेसर भी बन जाएंगे। तो चलिए सिलसिला ऐसे ही बरकरार रखते हैं व्हाइट बोर्ड के साथ। ठीक है, नमस्कार।